हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने जा रहे हैं 10th और 12th का इम्पॉर्टेंट टॉपिक ओम्स लॉ एंड इट्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ओम्स लॉ एंड इट्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला किसका डिफिनीशंस क्या होता है? ठीक है, ओम्स लॉ का डिफिनीशन क्या है? तो अगर हम बेसिक डिफिनीशन का बात करें तो बोर्ड के हिसाब से बस जितना शॉर्ट डिफिनीशन हो उतना ज़्यादा मार्क्स आएगा, और ये केवल ऑथेंटिक डिफिनीशन होना चाहिए। तो डिफिनीशन है कि व्हेन फिजिकल कंडीशन रिमेन अनचेंज, व्हेन फिजिकल कंडीशन remain unchanged, then it is found that current flowing through any conductor is proportional to the potential difference applied। मतलब ये हुआ कि अगर कोई ये वायर है और इसके थ्रू अगर आप कोई पोटेंशियल डिफरेंस आप अप्लाई करते हैं V, और इसमें अगर करंट फ्लो करता है I, तो ये अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट ओम साहब एक स्टेटमेंट दिए थे कि फिजिकल कंडीशन रिमेन सेम। मतलब आपको वेदर का कंडीशन चेंज नहीं करना है, प्रेशर नहीं चेंज करना है, टेम्परेचर नहीं चेंज करना है। अगर ये सब चेंज नहीं हो तो ऐसा पाया गया कि जो करेंट है जो किसी कंडक्टर के थ्रू जो क्या करता है, फ्लो करता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? आई के। यानी ये जो करेंट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसके वोल्टेज के पोटेंशियल डिफरेंस के। जब यहाँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ये प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, और इस कांस्टेंट को बोलते हैं रेसिस्टेंस। आपको पता होगा अभी से जब भी आप लोग फिजिक्स पढ़िएगा तो ये प्रोपोर्शनलिटी है। ठीक है, ये क्या है? प्रोपोर्शनलिटी है। तो जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो इसके जगह पे इक्वालिटी आएगा, और इक्वालिटी के साथ कोई कांस्टेंट आएगा। फिजिक्स में जब भी पढ़िएगा ये चीज याद रखिएगा कि व्हेन प्रोपोर्शनलिटी इज रिमूव्ड तो देन क्या आएगा? इक्वालिटी आएगा, और इसके साथ साथ एक कांस्टेंट आएगा। यहाँ इस कांस्टेंट को नाम दिया गया है रेजिस्टेंस। ओम साहब इस कांस्टेंट को क्या बोले कि इस कांस्टेंट का नाम क्या होगा? रेसिस्टेंस, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आर से। ठीक है, बाकी रेसिस्टेंस के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन बस ये क्या है? रेसिस्टेंस। अब ये रेसिस्टेंस को डिफाइन कैसे करेंगे? ये रेसिस्टेंस है क्या? तो रेसिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है। पहला बात इसके बारे में क्या? इट इज अ प्रॉपर्टी, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल। मटेरियल में कंडक्टर हो सकता है, ठीक है, इंसुलेटर हो सकता है, सेमीकंडक्टर हो सकता है, वो अलग अलग बात है। यहाँ कई कई बुक में सिंपल कंडक्टर भी लिख दिया, लेकिन एक्चुअल में क्या है? इट इज द मटेरियल का क्या है? प्रॉपर्टी है। बाय विच इट रेसिस्ट द फ्लो ऑफ करेंट। मतलब ये एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो करंट के फ्लो होने को क्या करता है? रोकता है। मतलब ये ऐसा प्रॉपर्टी है जो करंट के फ्लो को क्या करेगा? रोकेगा। ठीक है, तो ये करंट का फ्लो रोकने का प्रॉपर्टी हुआ। इसका यूनिट क्या हुआ? इसका यूनिट हो ओम हुआ। देखिए ये जो लॉज है ना वो ओम साहब दिए थे, इसीलिए ये क्या किए, इसको यूनिट को भी रेजिस्टेंस का यूनिट क्या कर दिए? ओम कर दिए। इसका एक सिंबल भी है, ये एक सिंबल है। ठीक है, तो इतना बेसिक है ओम्स लॉ के बारे में। लेकिन इसका जो मेन इंपॉर्टेंट है, जो बच्चा को दिक्कत होता है, समझ में नहीं आता है, वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और अभी जो एग्जाम में है यही सब टॉपिक एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओम्स लॉ। देखिए अगर आप एग्जाम में लिख करके आते हैं V = RI या IR, ये ओम्स लॉ का क्या है? डिराइवेशन है। ओम्स लॉ ये नहीं है V = IR। ओम्स लॉ ये है, लॉ ये है, और ये इसका डेरिवेशन है। याद रखिएगा इस बात को।
अगर आप सिंपल लिख देते हैं V इज इक्वल टू आई आर, दिस इज नॉट ओम्स लॉ, इट इज द क्वालिटेटिव एनालिसिस। आप इसको एनालाइज करके ये लाए हैं। एक्चुअल लॉ ये है, व्हेन फिजिकल कंडीशन रिमेन अनचेंज्ड देन इट इज फाउंड दैट द करंट फ्लोइंग थ्रू एनी कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड। ये है लॉ। इस लॉ को एनालाइज करने के बाद ये आता है V इज इक्वल टू आई आर या आर आई। अब जो हम लोग पढ़ते हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो बच्चा लोग को दिक्कत करता है, वह ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओम्स लॉ। तो हम क्या करते हैं, ओम्स लॉ से मेरे पास क्या आया है, V इज इक्वल टू आई आर या आर आई, ये है। अब इसके थ्रू ग्राफ बनाना है हमको, इसका क्या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। तो अगर एग्जाम में सिंपली पूछे कि व्हाट इज द ग्राफ या विच टाइप ऑफ ग्राफ ओम्स लॉ हैव, तो क्या आप लोग बोलेंगे, कैसा नेचर होता है, तो इट इज स्ट्रेट लाइन। क्या है, इट इज स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। क्या होगा, पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। मतलब जो V वर्सेस I का ग्राफ होगा, V वर्सेस I का जो ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा और पासिंग थ्रू द ऑरिजिन होगा। ठीक है, ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। Y एक्सिस पे आपका क्या है, वोल्टेज है, और X एक्सिस पे क्या है, करंट है। ठीक है, V फॉर वोल्टेज एंड I फॉर करंट। ठीक है, अब ये एंगल जो है वो थीटा कहलाता है। ये एंगल को क्या कहते हैं, थीटा कहते हैं। तो एग्जाम में पूछता है, सिंपल क्वेश्चन दे देगा कि एंगल 30 डिग्री है, तो बताइए कि क्या होगा। तो इस एंगल को क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं। अब इस एक एग्जाम में 10th में पूछा था स्लोप, इसका स्लोप क्या होगा। तो याद रखिएगा, स्लोप का मतलब होता है टैन थीटा। स्लोप का मतलब टैन थीटा, और हम लोग क्लास 10th में पढ़े हैं टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। यहाँ परपेंडिकुलर पे कौन है, यहाँ परपेंडिकुलर पे V है, और बेस में कौन है, करेंट है, तो V बाई आई। अब यहाँ से बताइए V बाई आई क्या हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस के बराबर होगा। देखिए ये I यहाँ पे आएगा, डिवीजन में इधर चला आएगा, तो ये R बचेगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि जो V वर्सेस I का ग्राफ है ओम्स लॉ का, वो क्या दे देता है, टैन थीटा देता है। और ये टैन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, जो वोल्टेज बाई करंट के बराबर है, और जो रेजिस्टेंस का। तो एग्जाम में पूछेगा द स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ, द स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ क्या देता है, तो क्या कहिएगा, स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ रेजिस्टेंस देता है। आंसर क्या होगा, रेजिस्टेंस। देखिए एग्जाम में चालाकी क्या करता है, वो आपको V वर्सेस I का ग्राफ ना दे करके I वर्सेस V का ग्राफ दे देता है, बच्चा को कंफ्यूज करने के लिए। I वर्सेस V का ग्राफ दे देगा, ग्राफ तो होगा चाहे V वर्सेस I दे या I वर्सेस V दे, ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन ही होगा। लेकिन एग्जाम में क्या करेगा वो V वर्सेस I, क्योंकि आप बुक में पढ़े हैं, सारे टीचर्स लोग पढ़ा है V वर्सेस I, और एग्जाम में पूछ दिया I वर्सेस V। अब ये एंगल तो थीटा होना ही है, अब बस वो चेंज किया। अब यहाँ से आपसे पूछेगा कि स्लोप क्या होगा, बताइए। तो स्लोप क्या होगा यहाँ पे, टैन थीटा, और टैन थीटा इज इक्वल टू सिंपली I बाई V। लेकिन I बाई V करने पे यहाँ रेजिस्टेंस का उल्टा आ गया ना, यहाँ तो देखिए वोल्टेज ऊपर है, तो I बाई V करने पे रेजिस्टेंस नहीं दे करके यहाँ क्या मिल जाएगा, 1 अपॉन रेजिस्टेंस, और इसको बोलते हैं कंडक्टेंस। याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछे हुए हैं ये क्वेश्चन। क्या बोलेगा, I वर्सेस R, इसको क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस बोलते हैं। तो अगर ग्राफ I वर्सेस V का है तब स्लोप कंडक्टेंस देगा, अगर ग्राफ V वर्सेस I का है ओम्स लॉ का, तो स्लोप क्या देगा, रेजिस्टेंस देगा। क्या देगा, रेजिस्टेंस देगा। अब डायरेक्टली क्वेश्चन एक पिछले साल का ही पूछा हुआ है कि बताइए कि V बाई I ग्राफ में, V वर्सेस I ग्राफ में जो थीटा है वो 30 डिग्री है, इस ग्राफ में थीटा कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है। तो बताइए इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा। तो हम लोग क्या पढ़े, इसका स्लोप क्या देता है, रेजिस्टेंस, और स्लोप किसके बराबर, टैन थीटा के बराबर। तो सिंपली क्या कर देंगे, टैन 30 इज क्या जानते हैं, स्लोप टैन थीटा होता है, और टैन थीटा किसके बराबर है, रेजिस्टेंस के बराबर। स्लोप ही रेजिस्टेंस है ना, देखिए यहाँ से स्लोप ही क्या है, रेजिस्टेंस है। तो सिंपली यहाँ स्लोप निकाल देंगे, स्लोप मतलब टैन थीटा निकाल देंगे, और टैन थीटा का वैल्यू कितना होता है टैन 30 का, 1/√3। तो आंसर क्या हो जाएगा, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज 1/√3 ओम। ठीक है, कोई डाउट होगा वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, जो कुछ भी नहीं समझ में आया इसके कमेंट बॉक्स में। बाकी नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो आपको टॉपिक समझ में नहीं आता है कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा,
क्लास 1 टू क्लास 12 फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी डाउट होगा जिस भी टॉपिक में आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, उस पर हम वीडियो बना देंगे। इसमें अगर कोई कुछ वैसा पॉइंट है जो आपको नहीं समझ में आया है उसको भी बताइएगा, हम फिर से उसको अगले वीडियो में इसको दूर कर देंगे। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।